नमस्ते दोस्तों, सच्ची झूठी कहानियों में आपका स्वागत है। ये कहानी है गुनाहों का देवता। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। इसके मुख्य पात्र हैं चंदर, सुधा और विनती। ये कहानी का 23 पार्ट है। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। तुम तो दर्शन की भाषा बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदर ने जिज्ञासा से कहा। देखो, मेरा तोता मर गया है। और बंटी ने फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। चंदर घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह पम्मी के होठों को चूम चूम कर गुलाबों के देश पहुंच गया था। वह सिर से पांव तक एक मदहोश प्यास बना हुआ था। घर पहुंचा तो जैसे उल्लास से उसके अंग अंग नाच रहा हो। विनती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था, वह अभी शांत हो गया था। विनती ने आकर खाना रखा। चंदन ने बहुत हंसते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, विनती, आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी, चंदन ने स्नेह के स्वर में कहा और विनती के पीठ पर एक घूंसा मारकर उसे पास बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे। ले खा पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जागता है। विनती के मन का सारा स्नेह मर सा गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर ना करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो वह फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंदन ने जब वो यहाँ आई थी तभी से उसके हृदय की ममता जीत ली थी, इसलिए चंदर के सामने सदा झुकती आई थी। लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसके भौहें पर रखा रहता था। आज चंदर ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो उसे लगा वह जाने कितने दिनों का भूला स्वर सुन रही है। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों ना हो, लेकिन वह इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकती। वह बैठ गई। चंदर ने एक कौर बनाकर विनती के मुंह में दे दिया। विनती ने खा लिया। चंदर ने विनती की बाह में चुटकी काट कर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का? इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। विनती ने बहुत दिनों के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्जाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद विनती साल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छील कर आधे दाने खुद खा लिए, आधे विनती के मुंह में दे दिए। विनती ने धीरे से चंदर की उंगली दांत से दबा दी। चंदर ने हाथ खींच लिया। विनती उसी के पलंग के पास ही बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें, इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो, तुम्हें उठाकर फेंक दूं? चंदर आज बहुत खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? विनती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा। मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। सिरहाने बैठी हुई विनती हल्का बादामी साल ओढ़े रह रहकर मुस्कुराती और गालों पर गड्ढे बन जाते। आंख में एक नई चमक है। चंदर थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने विनती को खींचकर कुछ हिचकिचाते हुए विनती के माथे पर अपने होंठ रख दिए। विनती कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंदर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियां चटकाती रही और बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया, लाओ सिल दो। चंदर को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ गिलानी। विनती कितना समर्पण करती है उसके सामने वह, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, विनती की बात दूसरी है। विनती के साथ एक पवित्र रिश्ता ही ठीक रहता। विनती आई और उसके कफ के बटन को सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरी को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंदर एक बात कहें मानोगे क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है। वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। यह बात गलत है विनती। तुम इसलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत सीखी है? नहीं, या नहीं। उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतार कर तुम किस नरक में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था विनती। विनती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ कि जिसके जीवन में यह
प्यास जाग जाती है वह फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग किया, जिसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा था। गलत है विनती, तुमने गिरते हुए देखा मुझे। तुम मानोगे कि सुधा से मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिलती थी, पर वह कितनी दिन टिकी। और तुम यह कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है? तुम आज की ही घटना लो। तुम या तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर, उसकी बात जाने दो, विनती बोली। नहीं, बात आ गई है तो मैं साफ कह देता हूँ। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों, जानती हो? पम्मी ने आज अपनी बाहों में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कड़वाहट, सारा जहर खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन के बाद मैं फिर पिशाच नहीं, आदमी हूँ। यह वासना का ही देन है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ही ले जाती है? विनती विनती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात पूछूं क्या? बहुत अजीब सी बात है, सोच रहा हूँ पूछूं या ना पूछूं। पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होंठ रख दिए, तुम कुछ नहीं बोली, और मैं जानता हूँ यह कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ विरोध नहीं किया। विंती थोड़ी देर तक चुपचाप अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर शाल के छोर से एक छोरा खींचते हुए बोली, चंदर, मैं अपने को कुछ समझ नहीं पाती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए अपने को रोक नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और की दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका अभाव इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सबसे ज़्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए ज़रा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते नहीं दीदी अब कैसी हो गई हैं। तुम देखो तो आंसू, बस बस। चंदन ने अपने हाथों से विनती का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत करो, तुम्हें कसम है, जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुरेदने से क्या फायदा। अच्छा अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर विनती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी जिंदगी से हटा दो, यह नहीं हो सकता। विनती, चंदर बोला, और जो कहो वह मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। छे चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो, काफ़ी रात हो गई थी। चंदर लेट गया। विनती ने उसे रजाई उड़ाती और टेबल पर बिजली का स्टैंड रख कर बोली, आप चुपचाप सो जाओ। विनती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा, दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी से उसे जो कुछ मिला, अगर वह पाप है तो आज चंदर ने जो विनती को दिया उसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी? उसके बाद विनती को वह बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वह घूमने जाता तो विनती को भी ले जाता था। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों को दावत दी। विनती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टा और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। विनती ने कार्यक्रम में कुछ बदलाव कर लिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहांपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चित करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी, डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा करने के लिए आए थे। विनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और डर स्वर में कहा। विनती कुछ क्षण तक एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब वैसी ही हो,
लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर लिखना, मैं चली आऊँगी, समझे? और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों विंती के जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। कार पम्मी और चंदर को लेकर दूर दूर का चक्कर लगाया करती। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय कर लिया था कि मंसूरी से लौटते समय जुलाई में वह एक हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी। यह नहीं कहा जा सकता था कि चंदर के दिन अच्छी तरह बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डूब चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि यह पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्शों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया है। ये होंठ कभी अलग ना होंगे। यह बहुपास इसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपोलों को सिरहाती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम, दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप भी हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश देखने लगा। बड़ी उदासी सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ दो एक साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चल रहा था। जाओ, बर्फ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेले वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तोड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा, जिस पर पर्दा बंधा था, वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेले वाले ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शे में कोई पर्दानशी औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दानशीन यहाँ आ सकती है? रिक्शा से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ। वह सफ़ेद रंग की सलवार, सफ़ेद रेशम का टाइट कुर्ता और उस पर हल्के रंग की सरबती फलसाई रंग की चुन्नी ओढ़ी हुई थी। वह उतरी और रिक्शे वाले से बोली, आप घंटे भर में आकर मुझे ले जाना। रिक्शे वाले ने सिर हिलाकर चल दिया और वह सीधे अंदर चल दी। चंदर को बड़ा अचरज हुआ। यह कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफ़ी से अंदर चल दी? उसने सोचा, शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने नहीं रोका। सोचा, खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य, कुछ चिंता की रेखा थी। अब चंदर ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी थी और उस हंसने में भी आसक्त थी। चेहरे पर एक पीली छां थी। ऐसा लगता था देखने से ही कि लड़की दुखी है, पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी फीकी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम। सुधा ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया। या तो चंदर को जानती भी है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप और विंती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। विंती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में है, वह उन्हीं के पास पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंदर ने कुर्सी खिसकाकर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं अब? जी हाँ, चंदर ने अचरज में डूब कर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा।
वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं ज़रूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझा, आप केसू हैं। जी हाँ। और केसू ने बहुत तमीज़ से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो ही गई। अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा? अख्तर मियाँ मज़े में हैं? आपको यह सब कैसे मालूम? बहुत व्याकुल होकर गेसू ने पूछा और उसकी पीली आंखों में और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप हम लोगों को एक दावत ज़रूर देंगे, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा और तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने मकान छोड़ दिया। जी हाँ, मैं देहरादून में थे। अम्मी जान सभी वहीं थी। अभी हाल में वहाँ कुछ पनागिर पहुँचे। पनागिर? हाँ। जी हाँ, पंजाब के सिख और झगड़ा हो गया तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं अख्तर मियाँ के यहाँ हैं। मिर्ज़ापुर के पीतल का रोजगार कर रहे हैं और उनकी बीवी देहरादून में थी। यह सजा क्यों दी आपने उन्हें? सजा की कोई बात नहीं। गेसु का स्वर टूटता सा हुआ मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है। शादी? क्या मतलब? आप तो अजब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी। जी हाँ, बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गेसु बोली। आपसे चंदर भाई, मैं अब क्या छुपाऊंगी? जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर मुझसे मोहब्बत करते हैं। गेसु बात काट कर बोली और बड़ी गंभीर हो गई और अपनी चुन्नी के छोर में टके हुए सितारे को तोड़ती हुई बोली, मैं सचमुच नहीं समझ पाई कि उनके मन में क्या था। उनके घर वालों ने मेरे बजाय फूल को ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभ रही है दोनों की। फूल तो इतने अरसे से एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा। चंदर चुप होकर सोचने लगा, कितना बड़ा धोखा हुआ इस लड़की की जिंदगी में। और इतने दबे शब्दों में यह कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, शांत स्वर और फीकी मुस्कान। बस चंदर चुपचाप उठकर अंदर गया। महाराजिन आ गई थी। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आ गया। गेसु चुपचाप लॉन की ओर देख रही थी, शून्य निगाहों से। चंदर आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छी, ऐसी बात नहीं कहते चंदर भाई। कौन जानता है कि यह अख्तर की मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना, उसके लिए ऐसा ख्याल भी दिल में लाना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं कि यह सोचूं कि उन्होंने धोखा दिया। गेसु दांत तले जबान दबाकर बोली। चंदर दंग रह गया। क्या गेसु अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास है? गेसु को अख्तर पर शरबत आ गया था। गेसु ने तकल्लुफ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपके फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंदर ने एक घूंट पीकर कहा। हुई क्यों नहीं? कई बार अम्मी जान के पास आए। आपने कुछ नहीं कहा? कहते क्या? यह सब बातें कहने सुनने की होती है। और फिर फूल वहाँ आराम से है। अख्तर भी फूल को जान से ज़्यादा प्यार से रखते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। और अब कहकर क्या करूँगी? जब फूल से शादी तय हुई और वे राजी हो गए, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह की अजान से ज़्यादा पाक है। गेसु ने शरबत में निगाहें डुबाए हुए कहा। चंदर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मी जान कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैं शादी ताउम्र नहीं करूंगी। देहरादून के मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही थी। कोर्स पूरा हो गया है। अब किसी अस्पताल में काम करूंगी। क्यों? आपको ताज्जुब क्यों हुआ? मैंने अम्मी जान को इस बात के लिए राजी कर लिया है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चंदर ने शरबत से बर्फ निकालकर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरसक बदला लेता। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करिए। आपने ये कहानी बड़े प्रेम से सुनी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।